हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम संवैधानिक विकास पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने कुछ चीज़ों पर बात कर लिया था। अगर एक बार हम रिवाइज कर लें तो हमने क्या क्या देखा था। हमने जो है 1773 का एक्ट देखा था। हमने 1773 के एक्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटेन की संसद ने भारत में कुछ हस्तक्षेप प्रारंभ किया था। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं हस्तक्षेप इन्होंने शुरू किया था। ये पहला ऐसा दस्तावेज था जिसके माध्यम से कंपनी पर कुछ नियंत्रण लगाए गए और कंपनी पर नियंत्रण लगा करके भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करने का प्रयास शुरू किया गया। केंद्रीकृत सत्ता का मतलब यह है कि एक जगह से प्रशासन को नियंत्रित करने की बात की गई। आपने देखा कि कलकत्ता में एक गवर्नर जनरल का पद उन्होंने बनाया और वहीं से उन्होंने अन्य जो ब्रिटिश क्षेत्र थे यानी कि मद्रास और बम्बई उसको नियंत्रित करने की व्यवस्था की। और फिर इसमें कुछ अन्य सुधार भी किए गए। 1773 के बाद में आपने देखा कि 1781 में इसमें जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट ला करके कुछ जो कमियां रह गई थी वो सुधारी गई। 1773 में सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को 1781 में कुछ परिभाषित किया गया। और यहाँ पर आपने दोनों चीज़ों में देखा कि 2-3 चीज़ें निकल करके आ रही हैं। कौन सी? पहली तो गवर्नर जनरल बन गया है और ब्रिटेन की संसद अब जो है कंपनी के ऊपर कुछ नियंत्रण स्थापित कर लिया था, हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद में ये देखा गया कि अब ब्रिटेन की सरकार चाहती है कि सिर्फ थोड़े से हस्तक्षेप से काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पर कुछ प्रत्यक्ष दखलंदाजी करनी पड़ेगी और भारत की शासन व्यवस्था को अब ब्रिटेन की संसद के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से एक नीति उनके रणनीति में दिखाई पड़ेगी। और अगला जो एक्ट हम पढ़ेंगे आज वो है 1784, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी भूमिका के विषय में आप पहले कुछ समझ लें कि ये एक्ट क्यों आया। देखिए, पिट्स, विलियम पिट जो है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही इस एक्ट को जो है लाया, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। पिट का एक्ट है ये। विलियम पिट के पहले में आपने देखा था जब 1773 का एक्ट आया था तो उस समय पीएम कौन थे? उस समय थे लॉर्ड नार्थ के साथ में बाद में एक मिलीजुली सरकार बनी और इनके साथ में फॉक्स महोदय भी आए। फॉक्स 1783 में, और इनकी सरकार ने भारत से ही संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी से ही रिलेटेड एक अधिनियम बनाने की कोशिश की जिसको फॉक्स अधिनियम कहा जाता है। फॉक्स के साथ आया था ये अधिनियम। फॉक्स अधिनियम नहीं बन पाया एक्ट, यानी उसको स्वीकृति नहीं मिली और इस वजह से जो है इनकी सरकार, लॉर्ड नार्थ और फॉक्स की जो मिलीजुली सरकार थी वो 1783 में गिर गई। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि किसी भारतीय मामले की वजह से ब्रिटेन की सरकार जो है वो गिर गई और ये पहला मामला था और इतिहास में ये अंतिम मामला भी है। उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद में विलियम पिट आ गए। जब इनकी सरकार गिरी तो विलियम पिट महोदय जो है वहाँ के पीएम बन गए और इन्होंने जो एक्ट पारित किया वो कहलाता है पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसकी भूमिका में आपने ये समझा कि ये कैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब यहाँ से देखिए 1773 से आप समझिए। 1773 में कुछ चीज़ें आपको निकल के आ रही हैं। यहाँ पर आपने देखा कि गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल एक चीज़ ये बनी। दूसरा जो है सर्वोच्च न्यायालय बना, या आप इसको कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट बना। और इन दोनों में शक्तियों का अच्छा विभाजन नहीं हो पाया था, इस वजह से 1781 में आपने देखा कि इन दोनों की शक्तियों को विभाजित कर दिया गया, यानी कि इनके दायरे सीमित कर दिए गए, कौन क्या काम करेगा। इसको आपने बखूबी समझ लिया था। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से
संसद ने सिर्फ कंपनी के ऊपर नियंत्रण किया था और वो एक अस्थायी नियंत्रण था। एक एक्ट बनाया, कंपनी में कुछ आपने सुधार कर दिए, लेकिन बार बार एक्ट बना करके सुधार करने से अच्छा है कि क्यों ना कुछ ऐसा परमानेंट बना लिया जाए जो लगातार भारत के शासन प्रशासन पे नज़र रखे और लगातार नियंत्रण बनाए, यानी कि एक परमानेंट नियंत्रण करने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। तो इसके लिए विचार किया गया कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बना दी जाए जो पूरी तरीके से कंपनी पर और भारत के शासन पर नियंत्रण रखे, क्योंकि ब्रिटेन की संसद के पास तो बहुत से काम है। ऐसा तो नहीं है कि वो रोज़ बैठ करके एक एक्ट बनाएगी और कंपनी और भारत के शासन के लिए एक एक्ट रोज़ बनाएगी, तो परमानेंट रूप से कौन निगरानी करेगा। तो एक संस्था बनाने का विचार जन्म लिया और उसी विचार से प्रेरित था ये पिट्स इंडिया एक्ट। यानी कि इसके पीछे का कारण ये है कि अब ये स्थायी एक संस्था बनाना चाहते थे, एक स्थायी संस्था का निर्माण करना चाहते थे जो भारत में जो कंपनी काम कर रही है उस पर भी नियंत्रण रखे, उसको भी गाइड करे, निर्देशित करे और उसके माध्यम से भारत के प्रशासन और शासन को भी नियंत्रित करे। ऐसा सिस्टम बनाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रावधान थे, कौन कौन सी चीज़ें हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इस एक्ट में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। देखिए, हेडिंग है आपकी पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया? 1784 में लाया गया ये एक्ट। क्या क्या प्रावधान किए गए? तो देखिए, सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख प्रावधान तो इसमें कंपनी पर नियंत्रण लगाना ही था। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला था कंपनी पर नियंत्रण, कंपनी एवं भारतीय शासन पर नियंत्रण। इसके लिए क्या इन्होंने किया? अभी आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या 1773 में ऐसा नहीं किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी तो कंपनी पर नियंत्रण और भारत के शासन पर नियंत्रण किया गया था, गवर्नर जनरल का पद बना करके। तो बिल्कुल किया गया था और इसमें भी किया जाएगा, लेकिन उसमें और इसमें एक फ़र्क है। उसमें एक एक्ट बनाया गया और एक्ट में कहा गया कि गवर्नर जनरल बना दो, सुप्रीम कोर्ट बना दो, अपनी कंपनी में ये सुधार कर लो कि कर्मचारी घूस नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। यानी कि एक बार हमने व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, लेकिन कल को कंपनी अगर आगे कुछ करना लगे, आगे कोई समस्या आ जाए, तो फिर से क्या एक्ट बनाएंगे हम। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना एक बॉडी का जनरेशन कर दिया जाए, एक संस्था को बना दिया जाए जो लगातार कंपनी पर नियंत्रण रखे और उसका काम ही यही हो कि नियंत्रण करना, और कोई उसके पास काम ना हो। तो आपको हमने बताया था शुरुआत के कि 24 सदस्य होते थे, 24 सदस्य कंपनी के होते थे। इनको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि निदेशक मंडल, निदेशक मंडल ये होता था इंग्लैंड में। ये कौन होते थे? ये उसी कंपनी के जो निवेशक थे, जो इन्वेस्टर थे, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था, वो सभी पैसा लगाने वाले लोग इन 24 लोगों का चुनते थे जो टॉप पर निदेशक मंडल के रूप में काम करते थे कंपनी को शासित करने के लिए। इसके नीचे थी कंपनी, इसके नीचे क्या थी? ये कंपनी थी। और कंपनी क्या करती थी? कंपनी अब दो चीज़ें करने लगी थी, व्यापार भी करती थी और प्लस राजनीति भी करती थी। कहाँ करती थी ये दोनों काम? भारत में कर रही थी। यानी कि इस सिस्टम को अगर आप देखो तो सबसे ऊपर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उसके नीचे कंपनी काम कर रही है और कंपनी में जो है गवर्नर जनरल आ गया है, मेन पद है गवर्नर जनरल।
और इसके माध्यम से कंपनी व्यापार भी कर रही है और राजनीति भी कर रही है, दोनों एक साथ कर रही है। और कहाँ? भारत में कर रही है। ये सिस्टम 1773 तक आपको दिखाई पड़ता है। 1773 के अनुसार तो यही है। अब यहाँ पे क्या किया गया? इसमें क्या किया गया? एक नई बॉडी का सृजन किया गया। इसमें एक, वो तो है ही, इसमें एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको कहेंगे आप नियंत्रक बोर्ड। नियंत्रक बोर्ड, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्ट्रक्चर क्या था? इसमें 6 सदस्य बनाए गए कि इसमें 6 लोग होंगे। अभी उससे इसका कोई मतलब नहीं है। 6 सदस्य इसमें अलग से होंगे। एक इसमें राज्य सचिव होगा, यही अध्यक्ष, यही इसका जो है अध्यक्ष होगा। राज्य सचिव क्या होगा? ये अध्यक्ष रहेगा। इसमें चांसलर होगा और प्लस इसमें 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होंगे। प्रिवी काउंसिल यानी सम्राट के द्वारा निर्धारित 4 सदस्य होंगे के सदस्य। कितने टोटल हो गए? 4 ये हो गए, एक चांसलर 5 और एक राज्य सचिव जो अध्यक्ष बनेगा, इसका 6 टोटल सदस्य होंगे। और राज्य सचिव का मतलब क्या है? देखिए, राज्य सचिव का मतलब यह है कि ये ब्रिटेन की संसद का मंत्री है। मंत्रिमंडल, राज्य सचिव वहाँ मंत्री होता है। तो राज्य सचिव जो है वो ब्रिटेन की संसद का है, चांसलर और 4 प्रिवी काउंसिल के। यानी कि ये टोटल स्ट्रक्चर जो है 6 के 6 सदस्य किसके हैं? ये 6 के 6 सदस्य एक प्रकार से सम्राट के प्रतिनिधि हैं, यानी कि ब्रिटेन की सरकार के प्रतिनिधि हैं। क्या इनमें कंपनी का कोई व्यक्ति है? नहीं, कंपनी का इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। कंपनी इन 24 सदस्यों से लेना देना है, वो कंपनी के इन्वेस्टर हैं। लेकिन ये जो नई एक संस्था बनाई गई, ये सीधे सीधे ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाई गई है और ब्रिटेन की सरकार का पूरा नियंत्रण इसके ऊपर है। इसको क्या काम दिया गया? इसको काम दिया गया कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यह कंपनी के राजनीतिक कार्यों का निरीक्षण करेगी, यानी राजनैतिक कार्य का नियंत्रण करेगी। ये कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण अब कौन करेगा? अभी तक देखिए यही 24 लोग व्यापार और राजनीति दोनों चीज़ों का नियंत्रण करते आ रहे थे। और अब क्या कहा गया कि ये जो नया कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, ये कंपनी के राजनीतिक कार्य का नियंत्रण करेगी। और ये लोग क्या करेंगे? अब क्या ये समाप्त हो जाएंगे? ये लोग कंपनी के व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण करेंगे। तो यहीं पर ये प्रावधान कर दिया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये 24 वाले 24 सदस्य, इसको इसलिए मैं बार बार लिख देता हूं ताकि आपको पता हो जाए कि 24 वाले ये हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये क्या करेंगे? ये अब कंपनी के व्यापारिक कार्य, व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण ये करेंगे, यानी उससे संबंधित मामले ये देखेंगे और राजनीतिक कार्य ये देखेगा। राजनीतिक कार्य का मतलब है कि सेना संबंधी मामले, नागरिक संबंधी मामले, राजस्व से संबंधित मामले। व्यापार का मतलब ये है कि खरीदना बेचना, व्यापार करना। तो इसका मतलब ये है कि अब संसद ने सीधे सीधे कंपनी पर अपना शिकंजा कस लिया है और राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण करने का सीधा मतलब है भारत की राजनीति पर नियंत्रण किसका हो गया? संसद का। तो फिर इसको ब्रिटिश क्राउन का शासन क्यों नहीं कहते? हम ये क्यों कहते हैं कि 1857 के बाद में 1858 में ब्रिटिश क्राउन का शासन आया? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अभी यहाँ कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रक है और कंपनी अस्तित्व में बनी हुई है, कंपनी को समाप्त नहीं किया गया है। राजनीतिक कार्य
कंपनी ही करेगी, यानी कि सैनिक के कार्य, राजस्व के कार्य और जो भी नागरिकों के कार्य हैं वो करेगी कंपनी ही, लेकिन उस पर नियंत्रण कौन लगाएगा? उस पर नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल लगाएगा। इसीलिए इसको सीधे सीधे क्राउन का शासन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं क्राउन का कंपनी पर शासन और कंपनी का भारत पे शासन। इसको कह सकते हैं कि भारत पर कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन का शासन, यानी बीच में अभी कंपनी है। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या निकल के आया, इसको आप नोट कर लिया। इसके बाद देखिए अब क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और उसका परिणाम क्या है, हर एक चीज़ को समझते चलेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर आपने कहीं साइड में बना लिया होगा। देखिए अब क्या स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। अब दो बॉडी ऊपर हो गई हैं इस तरह से। एक तो आपका क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 सदस्य हैं और इसमें 24 सदस्य हैं। ये क्या करते हैं? व्यापारिक नियंत्रण, व्यापारिक। और ये क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक, राजनीतिक। और ये दोनों किसको प्रशासित कर रहे हैं? कंपनी को, कंपनी को। कंपनी में किसको? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अब यहां पर स्ट्रक्चर ये बन के आया कि गवर्नर जनरल को 2 जगह से आदेश लेना पड़ रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसको व्यापारिक कार्यों के लिए आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ये कार्य करना है, व्यापारिक जो कार्य हैं। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रक बोर्ड है, वो राजनीतिक कार्यों के लिए इसी गवर्नर जनरल को, यानी भारत में एक ही आदमी है, भारत में कंपनी का सबसे मेन हेड कौन है? बंगाल का गवर्नर जनरल, वही है। उसी को 2-2 जगह से नियंत्रित किया जा रहा है। एक बॉडी नियंत्रित कर रही व्यापारिक कार्यों के लिए, एक बॉडी नियंत्रित कर रही है राजनीतिक कार्यों के लिए, यानी गवर्नर जनरल यहाँ पर 2 जगह से निर्देश प्राप्त करता है और इसी को कहते हैं दोहरा प्रशासन। इसको क्या कहते हैं? दोहरा प्रशासन। दो तरीके से जो है यहाँ पर प्रशासन किया जा रहा है, डुअल। तो ये चीज़ स्ट्रक्चर आपने बना लिया। दूसरी चीज़ देखिए, अच्छा इसका परिणाम क्या निकला? इस चीज़ का परिणाम क्या है? इस चीज़ का परिणाम यह है कि यहाँ पर ब्रिटेन की संसद ने भारत की राजनीति पर सीधा हस्तक्षेप या सीधा नियंत्रण कर लिया है कंपनी के माध्यम से। तो ये इसका परिणाम। अब दूसरा चीज़ देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं किया है, अब कुछ ऐसा भी ब्रिटेन की संसद चाहती थी कि कंपनी ने जो भी राजनीतिक सत्ता भारत में हासिल की है, कितनी सत्ता हासिल की है, अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं वो बना लिए हैं भारत में, लेकिन आप एक ये एरिया, एक ये एरिया और एक ये एरिया जो मेन देख रहे हैं फोकस में, ये कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 एरिया तो उन्होंने डेवलप ही कर लिए हैं, आप इतिहास में पढ़े हैं। तो ये जो भी भारत उन्होंने एक्वायर कर लिया है, अपने अंडर में लिया है, कुछ युद्ध भी लड़ चुके हैं। 1784 तक आते आते आप देखोगे कि कुछ लड़ाइयाँ भी हो गई हैं इनकी, मराठाओं के साथ में, हैदर अली के साथ में, टीपू सुल्तान के साथ में लड़ाइयाँ भी आपको हमने इतिहास में पढ़ाई हैं। यानी कि कंपनी इस समय अब पूरी राजनीतिक सत्ता भारत में स्थापित करने की तरफ अग्रसर है। तो ऐसी स्थिति में ही संसद ने जो है ये कंट्रोल कंपनी पे लगाया है, राजनीति अपने हाथ में लेने के लिए, क्योंकि ये 6 मेंबर सीधे सीधे सम्राट के मेंबर हैं। तो अब इन्होंने कहा कि भारत में कंपनी ने जो भी क्षेत्र अर्जित किए हैं वो कंपनी के नहीं हैं, वो ब्रिटिश क्षेत्र हैं, यानी वो ब्रिटिश भारत हैं। ऐसा लिखित रूप से इस एक्ट में घोषणा कर दी गई कि कंपनी के द्वारा जो भी भारत में क्षेत्र अर्जित किए गए हैं, यानी प्राप्त किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं, वो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र माने जाएंगे, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहे जाएंगे। यानी कि लिखित रूप से यह दस्तावेज यह प्रमाणित करता है कि भारत में कंपनी का जो भी राज्य है वो किसका राज्य है? वो ब्रिटेन का राज्य है।
और कंपनी वहाँ पर एक मीडिएटर है, एक माध्यम है, एक प्रतिनिधि है। कंपनी का राज्य वो नहीं है, वो ब्रिटेन का ही राज्य है, सिर्फ कंपनी वहाँ पर ब्रिटेन का एक प्रतिनिधि है। तो ये जो एक्ट है ये घोषणा करता है, यानी कि इसने कहा कि जो भारत में, इसने कहा भारत में कंपनी का अर्जित क्षेत्र ये क्या है? ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। ब्रिटिश आधिपत्य यानी ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में आधिपत्य का क्षेत्र है, या आप इसको कह सकते हो ब्रिटिश भारत है। ब्रिटिश भारत, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार किस एक्ट में कंपनी द्वारा जीते गए क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा गया, यानी ब्रिटेन का क्षेत्र कहा गया। तो वो यहीं पर इसी एक्ट में कहा गया था कि ये जो कंपनी का क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है? वो ब्रिटिश का क्षेत्र है, यानी ब्रिटेन का भाग है, ब्रिटेन का सम्राट का है। और कंपनी यहाँ पर क्या है? कंपनी क्या है? कंपनी प्रतिनिधि है। कंपनी प्रतिनिधि है, मालिक नहीं है, कंपनी प्रतिनिधि है। और इसीलिए देखिए राजनीतिक कार्यों पर संसद का नियंत्रण हो गया है और कंपनी को किसमें सीमित कर दिया गया है? व्यापारिक कार्यों में। यानी कि 24 मेंबर आप मालिक हो तो ठीक है, आप व्यापार देखो, कंपनी को लाइसेंस तो व्यापार के लिए दिया गया था ना, तो व्यापार करिए, हम कहाँ रोक रहे हैं, आप व्यापार मत करिए। लेकिन ये कंपनी जो राजनीति खेल रही है ये हम नहीं खेलने देंगे, ये हम खेलेंगे। और किसके माध्यम से? कंपनी के माध्यम से ही करेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया और जितना भी कंपनी ने क्षेत्र अर्जित किया था उसको अपना घोषित कर दिया और कंपनी को क्या बना दिया? प्रतिनिधि बना दिया। तो इसका परिणाम ये कह सकते हो आप, इसका परिणाम ये जो दस्तावेज है ये क्या है? ये ऐसा कहा जाता है कि कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य, मालिकाना हक, आधिपत्य घोषित करने वाला, इसी से तो घोषणा हुई, घोषित करने वाला प्रथम दस्तावेज है ये दस्तावेज। ये इसका रिजल्ट निकल के आया और यही आपके लिए प्रश्न बन जाएगा कि प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र घोषित किया गया भारत में। जो भी भारत में क्षेत्र था जो कंपनी के अधीन आता था उसको ब्रिटिश क्षेत्र कब घोषित किया गया वैधानिक रूप से? तो 1784 में घोषित किया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत में कंपनी का अर्जित क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र यानी ब्रिटिश भारत कह करके संबोधित किया गया था इसमें। और इसके द्वारा कंपनी क्या बन गई? अब कंपनी बन गई प्रतिनिधि, क्योंकि मालिक हो गए वो। और कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन का हक है ऐसा घोषित करने वाला यही प्रथम डॉक्यूमेंट था, पहला जो है एक दस्तावेज था। और यहाँ पर वो चीज़ जो चीज़ ये कहना चाह रहे थे उसको यहाँ पर प्रैक्टिकली इन्होंने दिखा दिया कि कंपनी सिर्फ व्यापार करेगी, कंपनी का बोर्ड सिर्फ व्यापार करेगा और हमारा जो एक संस्था है बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो कंपनी के राजनीति पर नियंत्रण रखेगी। हालांकि अभी यहाँ पर हम कंपनी के माध्यम से ही प्रशासन करेंगे, इसीलिए गवर्नर जनरल ही यहाँ पर मेन बॉडी रहेगा, नियंत्रण उसको 2 जगह से प्राप्त होगा। ये चीज़ निकल करके आती है। और इसके बाद में अगला प्रावधान इसमें क्या है देखिए, अब कंपनी चूँकि यहाँ पर शासन प्रशासन को बढ़ाया गया है तो अब ये जो फैक्टर है यहाँ पर गवर्नर जनरल, अब इसकी पावर्स बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? इसकी शक्तियाँ कुछ बढ़नी चाहिए क्योंकि इसको 2-2 जगह से निर्देशित किया जा रहा है और ये नीचे अपनी प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करेगा, तो इसकी पावर्स बढ़ाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक प्रावधान ये किया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद
परिषद के सदस्य कितने होते थे? 1773 में 4 होते थे सदस्य, 4 से घटाकर 3 कर दिया। यहां पे सदस्य हो गए 3, याद रखिएगा। अब ये 3 से 4 जब होंगे तब वहीं पर मैं आपको बताऊंगा। यहां से आप 3 याद रखिएगा कि 1784 से 3 सदस्य हो गए, 3 कर दिए गए। और इसके साथ ये जोड़ा गया कि गवर्नर जनरल जो है, अच्छा 3 सदस्य की परिषद जो अन्य गवर्नर है उनकी भी बना दी गई इसी में। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य 4 के घटाकर 3 कर दिए गए। और साथ में आप ये भी नोट करोगे, और अन्य प्रांतीय गवर्नर जो थे यानी बम्बई और मद्रास गवर्नर को भी 3 सदस्यीय परिषद दी गई, सदस्यीय परिषद दी गई, यानी कि उनकी भी 3-3 सदस्यीय परिषद बनाएगी। जैसा गवर्नर जनरल के 3 सदस्य की परिषद थी, वैसी ही अन्य जो प्रांत बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे उनकी भी 3-3 लोगों की परिषद साथ में बनाई गई। तो अंतर क्या हुआ? अंतर ये है कि गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि वो अन्य दोनों गवर्नर को निर्देशित करेगा, और यदि इन प्रांतों में केंद्र का यानी कि जो गवर्नर जनरल की यानी कलकत्ता से जो नियम है, जो कानून है, जो व्यवस्था निर्देश हैं, अगर उनकी अवमानना होती है, सिस्टम फेलियर होता है, तो ये उस क्षेत्र के गवर्नर को बर्खास्त कर सकता है, यानी कि वहाँ की सरकार को भंग कर सकता है। सरकार यानी गवर्नर और 3 लोगों की परिषद मिला के वहाँ की सरकार है, तो उस सरकार को भंग करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। आप कमेंट करके बताइए कि आज हमारे वर्तमान संविधान में क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि अगर किसी प्रदेश में संवैधानिक शासन विफल हो जाए, यानी जो संविधान के अनुसार जो शासन होना चाहिए, अगर संवैधानिक विफलता किसी प्रदेश में यानी प्रांत में हो जाए, तो क्या केंद्र के पास, केंद्र में जो सरकार है उसके पास कोई ऐसी पावर है कि वो उस सरकार को भंग कर सके और वहाँ का शासन अपने अंडर में ले सके? क्या ऐसा कोई प्राविधान इस हमारे संविधान के द्वारा वर्तमान समय में किया गया है? अगर किया गया है तो उसको कमेंट करके हमको जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा किया गया, और गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था, बर्खास्त कर सकता था, यानी कि प्रांतीय गवर्नरों को हटा सकता था। कौन? कलकत्ता का गवर्नर जनरल, वही ऊपर है पे। यानी कि दोनों प्रेसिडेंसी एक प्रकार से धीरे धीरे कलकत्ता के अंडर में की जा रही हैं। यानी कलकत्ता को क्या बनाया जा रहा है? कलकत्ता को राजधानी डेवलप किया जा रहा है, यानी कि भारत में एक राजधानी का उदय हो रहा है, और धीरे धीरे सारी शक्तियां जो है राजधानी की तरफ केंद्रित हो रही थीं। तो आपने देखा 1773 में गवर्नर जनरल बना, 1784 में गवर्नर जनरल की परिषद से एक सदस्य कम कर दिया गया, और अन्य गवर्नर के ऊपर उसको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है कि वो उनको बर्खास्त भी कर सकता है। तो दोनों चीज़ें आपने देख ली, कंपनी के ऊपर क्या क्या नियंत्रण किए गए। अब कुछ कर्मचारियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि अब चूँकि ज़्यादा शासन सख्त रखना है, इसीलिए क्या प्रशासन लगाया गया है कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, वो अगर इंडिया में अपॉइंट होते हैं तो फिर उनको 2 महीने के भीतर अपनी सभी संपत्तियों का ब्यौरा देना पड़ेगा, ताकि आगे वो भ्रष्टाचार करे अगर तो उसकी जांच हो सके, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कंपनी में फैला था ना। एक चीज़ और की गई थी, वो देखिए क्या है कि देसी राजाओं से, देसी राजा होते थे ना, उसमें देश होते थे वहाँ पे रियासतें वगैरह, देसी राजाओं से युद्ध एवं संधि करने से
पहले ब्रिटेन सरकार की अनुमति लेनी होगी। ब्रिटेन सरकार की अनुमति, यानी अपने ऊपर की बॉडीज से आप अनुमति लेंगे तभी करेंगे, और उसके ऊपर तो संसद बैठी है यहाँ पे, यानी कि ब्रिटेन सरकार से ही आप इसको मान के चले। करने से पहले ब्रिटेन सरकार की अनुमति लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। ये पॉइंट इसलिए बताया हमने क्योंकि इसके बाद ये कब आ रहा है, ये आ रहा है 1784 में। आप इसके बाद देखोगे अभी कार्नवालिस की एंट्री होगी 1786 में, कार्नवालिस आता है। और उसके बाद आप देखोगे कि कई चीज़ें यहाँ पर राजनीतिक रूप से इतिहास में आप पढ़ते हो कि घटित होती हैं। मराठाओं के साथ भी युद्ध होते हैं, और जो क्षेत्र है वो काफ़ी हद तक जो है ब्रिटेन का साम्राज्य बढ़ता है यहाँ से। तो एक चीज़ ये आप जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर अब जो भी युद्ध और संधि होंगे वो कंपनी के माध्यम से नहीं हो रहे, क्योंकि चूंकि उन्होंने कहा कि युद्ध करने से पहले और संधि करने से पहले अब ब्रिटेन सरकार से अनुमति लेनी होगी, यानी वहीं से नियंत्रण होगा इस चीज़ का। इसका सीधा सा अर्थ है कि 1784 के बाद में जो भी युद्ध हुए, जो भी संधियाँ हुई, उनमें कुल मिलाकर के किसकी अनुमति है, किसकी सहमति है? ब्रिटेन सरकार की सहमति है। उसमें कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन सरकार की अनुमति से ही युद्ध होता था और उसी की अनुमति से संधि होती थी। ऐसा 1784 में ही कह दिया गया था। तो अब यहाँ से कंपनी केवल और केवल व्यापारिक कार्य तक ही सीमित है। अब जितने भी राजनीतिक कार्य हैं, राजनीतिक कार्य में सैन्य, नागरिक और राजस्व, ये सभी कार्यों से संबंधित जो भी कुछ हो रहा है वो ब्रिटेन सरकार की सहमति से ही होता था। तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से निकल के आई? 2-3 चीज़ें आपको जाननी है सिर्फ, कि पहली बार कंपनी के जो अधिग्रहित क्षेत्र हैं उनको ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया, वैधानिक रूप से दस्तावेज में लिख दिया गया। दूसरी चीज़, कंपनी पर नियंत्रण लगाया गया। एक नियंत्रण तो पहले था ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, उसको व्यापारिक कार्यों तक सीमित कर दिया गया, और कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये इंग्लैंड में है संस्था, याद रखिएगा, ये इंग्लैंड में, दोनों संस्था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बैठी हुई हैं, और वो 6 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त हैं, यानी सम्राट के मेंबर हैं। इसमें एक जो है राज्य सचिव है जो अध्यक्ष होता है, और 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर हैं, एक चांसलर है। तो ये सभी राजनीतिक रूप से जितने भी कार्य कंपनी करेगी उस पर नियंत्रण करेंगे। इसके अलावा कहा गया कि युद्ध और संधि करने से पहले ब्रिटेन सरकार की अनुमति लेनी होगी, और जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई गई। इसकी परिषद में एक मेंबर कम कर दिया गया, 4 थे 3 कर दिया गया, लेकिन इसको पावर दी गई कि ये जो अन्य प्रांत के गवर्नर हैं वहाँ पर अगर केंद्रीय कानून विफल होता है, उसका अनुपालन सही से नहीं हो पाता है, तो ये उन गवर्नर को बर्खास्त कर सकता है, उन गवर्नर और उनकी परिषद को बर्खास्त कर सकता है, यानी कि वहाँ का प्रशासन शासन अपने हाथ में सीधे ले सकता है। तो ये पावर बढ़ाई गई थी। एक पॉइंट और है जहाँ पे हमने 3 मेंबर लिखा अपने, कि गवर्नर जनरल अब 3 सदस्य कर दिए गए थे, 3 सदस्य। तो 3 सदस्य में एक और पॉइंट आप लिखिए कि इसमें से एक जो है कमांडर इन चीफ होता था। कमांडर इन चीफ यानी कि जो सेना का प्रमुख होता था, सेना प्रधान। यानी जो 3 मेंबर होंगे उसमें से एक मेंबर जो है ब्रिटिश सेना का जो प्रधान है, कमांडर इन चीफ है, वो होगा। यानी 3 में से एक इसके लिए निर्धारित है, क्योंकि ये प्रावधान आगे हटाया जाएगा। तो एक कमांडर इन चीफ इसमें से रहेगा 3 में से। तो इतना 1784 में है। तो सब कुछ सही लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन इसमें कुछ संशोधन भी किए गए बाद में। 1786 में एक एक्ट लाया गया जिसके द्वारा कुछ प्रावधान किए गए, उसको देखते हैं। 1784 को आपने समझ लिया। 1784 के बाद में एक गवर्नर जनरल बन के आ रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस।
आपको पता है कि ये समय, ये दौर 1773 से लेकर के 1784-86 तक ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटेन की संसद जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में इतना कंट्रोल क्यों करने लगी है। आप अगर इतिहास को पढ़ेंगे, विश्व के इतिहास को, तो आपने देखा 1776 या 1770 से ही, मान लीजिए 1770 से ही ब्रिटेन को ये लगने लगा था कि अब अमेरिका उनके अंडर में नहीं रहेगा। उसके बाद आपने देखा 1776 में वो आज़ाद अपने आप को घोषित कर लिए। उसके बाद वहाँ अमेरिकन क्रांति हुई और धीरे धीरे ब्रिटेन के हाथ से अमेरिका का साम्राज्य निकल गया। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा ब्रिटेन के लोगों ने, और वो इंडिया में जो नया उनका औपनिवेशिक क्षेत्र था वहाँ पर अप्लाई किया कि अब हम यहाँ पर कुछ शासन प्रशासन ऐसा नियंत्रित कर ले कि जिससे जो अमेरिका हमारे हाथ से निकल गया 1776 के बाद में, वो कमी इंडिया से पूरी हो जाए और इंडिया पे हम शासन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लें। इसीलिए आपने देखा तुरंत 1773 में एक्ट बना करके कंपनी के ऊपर नियंत्रण डाल दिया, और फिर 1784 में ला करके उसका राजनीतिक कार्य पूरा हड़प लिया ब्रिटेन ने, और अब धीरे धीरे वो भारत में शासक बनने की तरफ अग्रसर हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका उनका चला गया उनके हाथ से, तो अब इंडिया को वो कैच करना चाहते हैं। ये आपको पूरा दिखाई पड़ेगा रणनीति में, एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते 1773 से इन्होंने शुरू किया हस्तक्षेप, और 1858 में कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त करके शासन को अपने हाथ में ले लेंगे। तो इसके बाद में जो आया 1786 को इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। 1786 का एक्ट, जो 1786 में एक्ट आया, वो एक हिसाब से लॉर्ड कॉर्नवालिस की ही सिफारिश पर प्रावधान लाए गए थे, क्योंकि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया में भेजा गया कि आप जा कर के यहाँ मामला दुरुस्त करिए, तो फिर उसने कहा कि कुछ हमको स्पेशल पावर्स चाहिए, क्योंकि मराठाओं से भी तनातनी हो गई थी। 1782 के आसपास आपने देखा एक युद्ध हो गया था। इन सभी स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर इतनी सारी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं इंडिया के संदर्भ में, वहाँ पर हमको सत्ता को संचालित करना है, तो फिर हमको कुछ विशेष पावर चाहिए। और वो विशेष पावर ऐसा माना जाता है कि कॉर्नवालिस के सिफारिश पर ही इस एक्ट के द्वारा दी गई थी गवर्नर जनरल को। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था? इसमें प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल जो होगा, यानी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस बन के आ रहा है 1786 में, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है। अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है, ये पहली बार हुआ। अभी तक गवर्नर जनरल का पद जो बनाया गया 1773 में, वहाँ से लेकर 1786 तक बहुमत के आधार पर निर्णय होता था। गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को निरस्त नहीं कर सकता था, यानी कि उनको किनारे करके अपना निर्णय लागू नहीं कर सकता था। यहाँ पर पहली बार 1786 में कहा गया कि गवर्नर जनरल पावरफुल होगा, गवर्नर जनरल अधिक पावरफुल होगा, यानी कि अब गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं वो। और कहा गया कि विशेष परिस्थितियों से सीधा सीधा मतलब था कि जहाँ पर ब्रिटिश सत्ता का लाभ हो रहा हो, ऐसे में वो परिषद के निर्णय अगर उसी दिशा में नहीं आ रहे हैं तो उनको निरस्त कर दो, लाभ वाला काम करो जिसमें सत्ता मजबूत हो, जिसमें ब्रिटेन के हाथ मजबूत हो। तो विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है। इसको आप कह सकते हो कि यहाँ से वीटो पावर दी गई, वीटो पावर यहीं से उदय हुआ। किस एक्ट से? 1786 से। और पहली बार ये वीटो पावर जो है प्राप्त की किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। एक प्रावधान ये किया गया। दूसरा प्रावधान ये था कि
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि पिछले वाले एक्ट में आपने अभी देखा कि जो गवर्नर जनरल होता था उसके 3 सदस्य होते थे, उन्हीं 3 में से एक सदस्य कौन होता था? कमांडर इन चीफ यानी मुख्य सेनापति जो होता था, सेना का अधिकारी, वो होता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला ऐसा गवर्नर बना जो स्वयं ही सेना का प्रधान बना। यानी कि इस एक्ट के तहत एक प्रावधान ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वही सेना का प्रधान होगा, यानी सेना के प्रधान की शक्तियाँ किसके पास रहेंगी? गवर्नर जनरल के पास रहेंगी। तो यहाँ पे ये प्रावधान कर दिया गया कि सेना के प्रधान यानी सेना का जो प्रमुख होता है, कमांडर इन चीफ होता है, सेना के प्रधान की शक्तियाँ किसके पास रहेंगी? गवर्नर जनरल के पास रहेंगी, जनरल के पास। यानी कि अब वहाँ पे 3 मेंबर में एक जो सेना का प्रधान होता था उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा और सेना के प्रधान की समस्त शक्तियाँ अब कौन यूज करेगा? गवर्नर जनरल ही प्रयोग करेगा। तो ये दोनों शक्तियाँ क्या दर्शाती हैं? ये दोनों पावर्स जो है गवर्नर जनरल को बहुत शक्तिशाली बना देती हैं, गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बना देती हैं। यहीं पर गवर्नर जनरल की शक्तियां असीमित कर दी गई क्योंकि पूरा सेना का जो है जो कार्य है वो इसी को दे दिया गया, सेना का प्रधान भी यही बन गया। और अगर परिषद इसके मनमाफिक निर्णय नहीं कर रही है तो परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपना निर्णय लागू कर सकता है गवर्नर जनरल। और अन्य सरकारों को बर्खास्त करने का तो इसको पहले ही गवर्नर जनरल को अधिकार इसके पिछले वाले एक्ट में ही मिल चुका था, पिट्स इंडिया एक्ट में ही। तो इस प्रकार से अब गवर्नर जनरल क्या बन गया है? गवर्नर जनरल बहुत पावरफुल बन गया है। गवर्नर जनरल को इतना पावरफुल क्यों बनाया गया? क्योंकि उस समय भारत की परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता होगी उतना ज़्यादा इंडिया को गवर्न किया जा सकेगा। और ब्रिटेन अब किसी भी हालत में ये नहीं चाहता है कि जिस प्रकार से अमेरिका उसके हाथ से निकल गया वैसी कोई भी कंडीशन, वैसी कोई भी परिस्थितियां भारत में उत्पन्न हो। इसीलिए शुरुआत से ही प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखा जाए और ऐसा तभी संभव होगा। पीछे भी क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि यदि प्रशासन को अत्यधिक अनुशासित और अत्यधिक केंद्रीकृत रखना है तो आपको एकात्मक व्यवस्था लानी पड़ेगी, यानी कि एक जगह पर शक्तियों का केंद्रण करना पड़ेगा। और वही यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि गवर्नर जनरल को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है ताकि ब्रिटेन सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल को अगर कंट्रोल रखे तो पूरा इंडिया उसके कंट्रोल में रहेगा। और यही आप आखिरी तक देखोगे क्योंकि इस एक्ट के द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान लाए जा रहे हैं जो आगे तक चलते रहेंगे, इसमें थोड़ा बहुत सुधार होता रहेगा और यही आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें सिर्फ आपको जाननी हैं। और इस प्रकार की समस्त शक्तियों को पहली बार किसने उपयोग किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, नाम आप लिख लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब इसके बाद एक एक्ट और आता है, वो है 1793 का एक्ट। 1786 आपने देख लिया, इसके बाद देखिए 1793 का एक्ट आया और उसमें क्या प्रावधान किए गए। 1793 का एक्ट, 1793 के एक्ट में देखिए कुछ प्रावधान किए गए। देखिए 1773 में कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 1793 आ गया, रिन्यूअल का समय था, तो पहला तो काम यही होता था कि इसको जो है कंपनी का जो कार्य है, कंपनी को जो है 20 वर्ष का जो है 20 वर्ष का रिन्यूअल दिया गया, यानी कंपनी को 20 वर्ष के लिए लाइसेंस बढ़ाया गया। फिर 20 वर्ष के लिए कंपनी को रिन्यूअल कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब जो है 93 के बाद में जो है 1793 के बाद में 1813 में इस पर फिर विचार किया जाएगा। 1813 तक के लिए कंपनी फिर जो है मुक्त हो गई व्यापार करने के लिए, अभी एकाधिकार है। तो कंपनी का कार्य तो बढ़ा ही दिया गया, साथ में क्या किया गया देखिए। अभी पीछे के हमने
1786 वाले के पहले आपने पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार से इन्होंने कंपनी को सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में बना दिया, लेकिन ऐसी घोषणा नहीं थी, ऐसा संरचना ही इन्होंने डेवलप कर दी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया गया कि कंपनी जो भी राजनीतिक कार्य कर रही है वह ब्रिटिश क्राउन के लिए करती है और कंपनी स्वयं में उसका मालिकाना हक नहीं रखती, यानी वह एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है, ऐसा घोषित कर दिया गया इस एक्ट में 1793 में। तो यहाँ पर कुछ विशेष काम किए गए हैं, सिर्फ उतना ही आपको याद रखना है। कंपनी का 20 वर्ष के लिए कार्य बढ़ाया गया और इसमें कहा गया कि कंपनी के राजनीतिक कार्य किसके लिए हैं? ब्रिटिश क्राउन के लिए हैं, ब्रिटिश क्राउन के लिए हैं, यानी उसकी तरफ से हैं। तो कंपनी यहाँ पे क्या बन गई? प्रतिनिधि ही तो बन गई, सीधे उनके अंडर में काम हो रहा है। दूसरी चीज, भारत में लिखित विधि के आधार पर, लिखित विधि के आधार पर प्रशासन, यानी कि अभी तक जो नियम कानून होते थे वो मौखिक रूप से रहते थे। अब यहाँ पर कहा गया कि जो प्रशासन किया जाएगा उसके लिए लिखित डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लिखित विधियाँ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे रूप में नियंत्रण करना आसान होता है जो लिखी चीज़ें होती हैं। तो ये बनाया गया। और महत्वपूर्ण क्या है वो देखिए, अभी पीछे के एक्ट में 1784 में आपने देखा था कि एक नया संस्था इन्होंने बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर होते थे। उनको वेतन दिया जाता था ब्रिटेन से, क्योंकि वो 6 मेंबर ब्रिटेन की संसद के ही मेंबर होते थे, तो ब्रिटेन से ही उनको वेतन मिलता था। अब यहाँ पर कहा गया कि इन मेंबर्स को वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यानी खर्चा अब भारत के खजाने पर आ रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। देखिए ये है कहाँ पे, ये कहाँ से भारतीय प्रशासन को देखते हैं? ये इंग्लैंड में बैठ करके भारतीय प्रशासन पे नियंत्रण करते हैं और ब्रिटेन की संसद यानी ब्रिटेन की सरकार के प्रतिनिधि हैं। लेकिन इनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? इनको वेतन जो है भारतीय राजस्व, जो कंपनी यहाँ पे राजस्व वसूलती है उसमें से इनको वेतन दिया जाएगा। यानी कि धन का बहिर्गमन का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये किस चीज़ का उदाहरण है? धन का बहिर्गमन। धन का बहिर्गमन आपने पढ़ा होगा इतिहास में। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? आप कमेंट करके बताइए कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत भारत में किसने प्रस्तुत किया था और किस पुस्तक में? तो धन का बहिर्गमन यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से ब्रिटेन में बैठे हुए कर्मचारियों को भारत के संसद, भारत के जो खजाने से वेतन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ही कहा गया कि सभी खर्चे निकाल करके, कंपनी जो कमा रही है राजस्व उसमें से सब खर्चे निकाल करके 5 लाख रुपया प्रति वर्ष ब्रिटेन सरकार को भेजना जाएगा। यानी 5 लाख रुपया हर साल निकालने का प्रबंध कर दिया गया। सब खर्चे निकाल कर 5 लाख रुपए ब्रिटेन को वार्षिक, एक ये खजाना खाली करने की व्यवस्था इन्होंने कर ली। तो ये 2-3 प्राविधान जो है, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन और दूसरा लिखित विधि के आधार पर भारत में शासन प्रशासन की शुरुआत। ये 1-2 चीज़ें 1793 में इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। हाँ, वीटो पावर को जरूर स्पष्ट कर दिया गया था। यानी कि इस एक्ट में जो वीटो पावर थी, वीटो पावर को स्पष्ट किया गया। यानी पहली बार तो इन्होंने सिर्फ ये कह दिया गया कि वीटो पावर रहेगी,
लेकिन अब देखा गया कि गवर्नर जनरल किसी भी बात पे वीटो पावर लगा सकता है, तो वीटो पावर को स्पष्ट किया गया था। क्या कहा गया कि जो वीटो पावर है वो शांति व्यवस्था पर आप कर सकते हो, शांति व्यवस्था, सुरक्षा एवं ब्रिटिश प्रदेशों के हित, ब्रिटिश प्रदेशों के हितों के मामले में। यानी कि आपने इसके पहले जो है देखा था कि जो वीटो पावर दी गई 1786 में, उसमें कहा गया था कि परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है गवर्नर जनरल, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि किन किन मामलों में निरस्त कर सकता है, किन किन मामलों में निरस्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर वीटो पावर को स्पष्ट किया गया और कहा गया कि शांति व्यवस्था का मामला अगर आ रहा है, सुरक्षा का मामला आ रहा है, या ब्रिटिश प्रदेशों के हित का कोई मामला आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ही गवर्नर जनरल जो है वीटो पावर का प्रयोग करेगा, राजस्व, सैन्य, नागरिक इत्यादि मामलों में नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो है वीटो पावर को सीमित कर दिया गया। तो इतना अपने 1793 के एक्ट में देखा। इस प्रकार से हमने 1773 के एक्ट में देखा गवर्नर जनरल का पद आया और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके बाद हमने देखा 1784 में महत्वपूर्ण काम किया गया कि ब्रिटिश प्रदेश घोषित किए गए भारत में, जो भी कंपनी ने अर्जित किए थे क्षेत्र, और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और फिर आपने 1793 में देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। तो इतना एक समरी के रूप में आपने विशेष पॉइंट देखे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब हम 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।